तफसील से आसाम के द्रांग में मुसलमानों पर वहशाना सुलूक और मौत मामले में मुल्क भर में एहतजाज जारी है। आज जंतर मंतर पर पॉपुलर फ्रंट के बैनर तले जोरदार एहतजाज किया गया। आसाम पुलिस और आसाम की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी हुई। एहतजाजियों ने हुकूमत से जानिबदारी और जांच में तसाहिली बरतने का इल्जाम लगाया और आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को इन तमाम चीजों का जिम्मेदार ठहराया। हम लोग जो यहाँ पर आए हैं वो आसाम के अंदर जो घटना घटी है, जैसा आसाम के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, उस हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार से मांग करने के लिए कि उन जो हत्यारे हैं, जिन लोगों ने वहाँ पर गोली चलाई हैं, किसके कहने पर गोली चलाई है, उसकी जांच करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा से इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो कानून ने हमको अख्तियारात दिए हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। आज भी हम लोग यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस की वजह से बहुत कम तादाद में आप लोग देख रहे हैं ये आए हैं, और ये सिर्फ हमारी आवाज़ पर नहीं है, इंसाफ की एक लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। अगर हुकूमत हिंद और स्टेट हुकूमत जो लोग मुजरिम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, सख्त कार्रवाई नहीं करती, तो हम लोग क्या है आसाम हाउस तक भी क्या है मार्च करेंगे। अभी तक जो वहाँ लोगों की मृत्यु हुई है, क्या किसी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है? हमारी ये डिमांड है, बेकसूर लोगों को कत्ल किया गया है, उनके कत्ल के इल्जाम में मुकदमा दर्ज हो, हमारी ये डिमांड है। वहीं आसाम के द्रांग जिले में हुए तशद्दुद मामले में जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में तलबा ने एहतजाज किया। आसाम हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए और पुलिस की जानिब से चलाई गई गोली पर सवालात उठाए गए। वाज़ेह रहे कि आसाम में गैर कानूनी तजाविज़ात के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई के दौरान तसादुम हुआ और पुलिस की गोली से 2 अफराद की जान चली गई। इसी दौरान एक फोटो जर्नलिस्ट का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक लाश पर वहशाना सुलूक करता हुआ नजर आता है। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस तसादुम के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोग इसे नाकाफी बता रहे हैं। शुमाली कश्मीर में जिला बारामूला के उड़ी सेक्टर में फौज का 9 रोज तक जारी रहने वाला ऑपरेशन खत्म हो गया है। ऑपरेशन के दौरान एक और मिलिटेंट को हलाक किया गया है। एक मिलिटेंट ने खुद सुपुर्दगी की है। उसकी पहचान पंजाब पाकिस्तान के अली बाबर के तौर पर हुई है। उसकी उम्र 19 बरस बताई गई है। फौज ने इलाके में भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद व दीगर मवाद बरामद किया है। उड़ी ऑपरेशन को अहम कामयाबी समझा जा रहा है। What we have also seen that there has been a lot of movement in the launch pad across line of control. You would recall that their infiltration attempt has also been made on 18th when 3 terrorists were neutralized in the neighboring area. Now it shows the desperation of Pakistan when he sees that the peace and stability in Kashmir is something that is not to Pakistan's liking. So there is desperation to send in terrorists to create disturbance and some kind of a sensational strike. In last 7 days, 7 terrorists have been neutralized and 1 terrorist has been apprehended, and 5 of these neutralizations have taken place along the line of control. दिल्ली तशद्दुद 2020 एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। ये फसाद अचानक बरपा नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये तबसरा किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि वीडियो के मुताबिक मुजाहिरीन के तौर तरीकों से मालूम होता है कि हुकूमत के कामकाज को मुतासिर करने के अलावा आम शहरियों के मामूलात पर भी असर डालना था। दिल्ली फसादात के एक मुलजिम की जमानत मुस्तरद करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों के मुलजिम तोड़फोड़ शहर में अमनो अमान को खराब करने के पहले से तयशुदा साजिश की तस्दीक करती है। वाज़ेह हो कि कल दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल के कत्ल मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मुलजिम मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी थी। वहीं मामले में मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। दिल्ली दंगा मामले में एक आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए बड़ी टिप्पणी की दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगा अचानक से नहीं हुआ, बल्कि पूरे साजिश के तहत किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि जिस तरह दिल्ली में लगे हुए तमाम सीसीटीवी को तोड़ा गया, उससे ये लगता है कि सरकार के
कामकाज को अस्त व्यस्त करने की एक बड़ी साजिश थी और इसके साथ ही शहर में रह रहे सामान्य लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए पहले से ही प्लान किया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हेड कांस्टेबल रतनलाल हत्या के मामले में 2 आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक आरोपी मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। इस पूरे मामले में एक आरोपी मोहम्मद सलीम को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। कैमरामैन अनिल के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। भवानीपुर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। हर कीमत पर जीत हासिल करने के लिए दोनों जमातें अपनी सारी ताकत झोंक रही हैं। इसी बीच बीजेपी के एक वफ्द ने गुज़िश्ता दिनों दिलीप घोष पर हुए हमले के मामले पर इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। मरकजी वज़रा भूपेंद्र यादव, मुख्तार अब्बास नकवी और अनुराग ठाकुर ने इलेक्शन कमीशन को अर्ज़दाश्त भी सौंपी है। वफ्द ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। बीजेपी के मुताबिक मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और उनके वर्करों को इंतखाबी अमल से ज्यादा तशद्दुद पर ज्यादा भरोसा है। को मिलने के लिए गए और चुनाव आयोग को हमने एक विषय कहा, अरे पीछे क्या है, कि बंगाल में चुनाव और हिंसा ये एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। ऐसा लगता है कि दीदी को चुनाव से ज्यादा उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिंसा में ज्यादा विश्वास है। सीपीआई लीडर और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार और गुजरात के आजाद एमएलए जिग्नेश मेवानी आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जराये के मुताबिक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी दोनों नौजवान लीडरों को तकरीबन 3 बजे पार्टी में शामिल करेंगे। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन इस बारे में कोई मालूमात नहीं है कि राहुल गांधी उसमें मौजूद होंगे या नहीं। आपको बता दें कि हाल ही में कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में क्यासाराइयां तेज हो गई। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि सिर्फ बिहार तक महदूद नहीं रहेंगे कन्हैया कुमार, पार्टी उन्हें कौमी सतह पर भी मैदान में उतार सकती है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से पहले कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने इंतखाबी हिकमत अमली मुरत्तब करने वाले प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की है। वहीं पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। हार्दिक पटेल, उनसे हम बात करते हैं। सर, आज कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी दोनों कांग्रेस का दामन थामेंगे, तो क्या युवाओं को जोड़ना, इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं सर? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट मानता हूँ कि जो नौजवान इस देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहता है, उन सभी नौजवानों का हार्दिक स्वागत है। वो नौजवान जो शिक्षा के लिए बोल सके, वो नौजवान जो रोजगारी के लिए बोल सके, वो नौजवान जो महिलाओं के लिए बोल सके, उन सभी लोगों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। और राहुल जी के नेतृत्व में वो नौजवान जो कांग्रेस पार्टी में आकर इस देश की सेवा करना चाहते हैं, उन सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी आज पार्टी ज्वाइन करेंगे। शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती है और हम नौजवान उसको प्रेरणा मानते हैं, आदर्श मानते हैं, और उसी दिन ये फैसला हो रहा है, तो हम सभी लोग उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और हम बहुत ही खुश भी हैं। गुजरात में क्या इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, पूरा देश असर में होता है, क्योंकि नौजवान ही इस देश की ताकत है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर 100 नौजवान मुझे मिल जाए तो मैं पूरे देश की दशा और दिशा को बदल सकूं। तो ये तो शुरुआत है। अगर इस देश में अच्छे नौजवान आकर कांग्रेस का दामन थामेंगे और कांग्रेस के सपनों का भारत बनाएंगे, तो बिल्कुल आने वाला दिन हमारे और पूरे देश के लिए अच्छा होगा। और हम समझते हैं कि दुख और परेशानी में जो जनता है, उसकी मजबूती से आवाज कांग्रेस पार्टी ही बन सकती है। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी का पार्टी में ज्वाइन होना वो किसी की भरपाई के लिए नहीं है, देश की मजबूती के लिए, कांग्रेस की मजबूती के लिए, जनता की आवाज को बुलंद बनाने के लिए। और ऐसे नौजवान अगर अपना सब कुछ छोड़ के किसी बिना डरे अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो मैं मानता हूं उसको तोला नहीं चाहिए। आइए, स्वागत करें और उनको मैं मानता हूं एक मजबूती से उनका उत्साह बढ़ाने का काम सब लोगों को करना चाहिए। न्यूज से बात करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली।
महाराष्ट्र के यवतमहल जिले के दाहा गांव के करीब एक बस पुल से नदी में गिर गई। बताया जा रहा है कि बस में कुल 10 अफराद सवार थे, जिसमें से 3 की लाशें बरामद कर ली गई हैं। वहीं 4 लोगों को बस से निकालने में कामयाबी मिली है। बाकी अफराद की तलाश जारी है। इतलात के मुताबिक ये बस नांदेड़ से नागपुर जा रही थी। नांदेड़ समेत मराठवाड़ा के मुतादिद अजला में जोरदार बारिश से हालात संगीनतर होते जा रहे हैं। गोदावरी में सैलाबी सूरत-ए-हाल की वजह से कई बस्तियों में नदी का पानी दाखिल हो चुका है। घर डूब रहे हैं। नांदेड़ के विष्णुपुरी डैम के 8 दरवाजे खोल दिए गए हैं। उम्मीद है कि जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे। इंतजामिया ने लोगों से चौकन्ना रहने की अपील की है। लखनऊ में एक मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान सीएम योगी ने आंगनवाड़ी खवातीन के लिए बड़े सौगात का ऐलान किया। यूपी में आंगनवाड़ी खवातीन में स्मार्टफोन के तकसीम के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिसके तहत 1,23,000 आंगनवाड़ी खवातीन को यूपी हुकूमत की जानिब से स्मार्टफोन की तकसीम अमल में लाई गई। आंगनवाड़ी खवातीन को स्मार्टफोन की तकसीम का मकसद इलाकाई मसाइल का हल, बच्चों की सेहत व तालीम और हुकूमत से राब्ता है। यह कहने के लिए स्मार्टफोन वितरण या ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस के वितरण का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इसकी गूंज सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में नींव के पत्थर के रूप में है। याद करिए, आज से 4 साल पहले तक की क्या स्थिति थी। मैं जानता था, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, इन सब की ताकत को मैं जानता था, लेकिन हो सकता है कि इन लोगों ने अपनी ताकत को न समझा हो। मुझे याद है 1977 से लेकर के 2017 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जनपद, और अगर उत्तर प्रदेश के देखें तो 38 जनपद ऐसे थे जहां पर इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के 7 जनपदों में तो हर वर्ष 1,500 से 2,000 बच्चों की असमय मौत होती थी, जिसके पास आने जाने का किराया नहीं, 2 जून की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं, दवाई के लिए कहां से पैसा लाता है। राजस्थान के अलवर की रहने वाली उषा शर्मा की शादी सिर्फ 10 साल की उम्र में ही हुई थी। उसके बाद से उसे हाथों से गंदगी साफ करने पर मजबूर कर दिया गया, जो कि उसके खानदान का जरिया माश भी था। उषा 2003 में समाजी कारकुन और सुलभ इंटरनेशनल के बानी डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक से मिली और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को उषा समेत सैकड़ों खवातीन की मदद के लिए जाना जाता है। उन्होंने खवातीन को नित नए तरीके और हुनर सिखाकर जिंदगी जीने का हौसला दिया। उषा की जिंदगी में तब्दीली की इस कहानी को मुल्क भर में उस वक्त पहचान मिली जब उषा को सफाई के शोबे में काम करने वालों की जिंदगी में बड़ा फर्क लाने का मौका मिला। 2020 में उषा को उनकी तरक्की में अहम किरदार अदा करने पर पद्मश्री से नवाजा गया। हमको बचानी है ये छोटी थी मैं, जब 7 साल की थी, मम्मी के साथ जाती थी और वही मतलब मम्मी के साथ जाकर यही सीखती थी और देखती थी कि भाई किस तरह से मम्मी मेला उठाती है, किस तरह से परात में रखती है और कहाँ उसको फेंकती है। फिर मेरी 10 साल की उम्र में मेरी शादी होगी बड़ी वाली दीदी के साथ, तो 4 साल के बाद मेरा गौना किया था, तो मुझे यहाँ भी वही काम करने को मिला, मेला ढूंढने का। तो जिससे कि लड़की सोचती है कि हो सकता है मेरे पति के घर ऐसा ना हो, ये काम करने को मुझे नहीं मिले। तो यहाँ पर डॉक्टर पाठक जी आए, तो भी हमसे जैसे कि कोई लेडीज तो मेला ढो के जा रही थी और कोई लेडीज आ रही थी, तो डॉक्टर पाठक जी रोक के हम लोगों को कहने लगे कि भाई 1 मिनट मेरी बात सुनो, रुक जाओ। तो फिर हम इनकी बात सुनने लगे, कहने लगे ये काम तुम क्यों करते हो, कि हमारे लोग तो कोई और काम ही नहीं कर सकते, यही काम करते हम लोग। तो साहब ने कहा तुम लोग दिल्ली आओगे, क्योंकि दिल्ली हम लोग आए थे 2003 में, दिल्ली हम लोग आए थे। तो यहाँ पर
कभी हम लोगों का इज्जत और सम्मान हमको कभी मिला ही ना था। जब हम मेला ढोने का काम करते थे तो वहाँ पर स्कूल की लड़कियों ने, सुलभ में बहुत बड़ा स्कूल है, तो वहाँ की लड़कियों ने स्वागत किया था, हमारे मैडमों ने, लड़कियों ने। फिर देखिए यहाँ पर नई दिशा के नाम से एक सेंटर खोला अलवर में, और यहाँ पर हम लोगों को जैसे अचार, पापड़, जबे, कॉटन की बत्तियाँ हम लोग बनाते थे। तो हमने के डॉक्टर पाठक जी से कहा कि सर हम लोग सामान तो बना लेंगे लेकिन इसको खरीदेगा कौन? तो डॉक्टर पाठक जी ने कहा तुम सामान तो बनाओ, मैं खरीदूंगा सामान तुम्हारा। जिन्हों के घर में शौचालय साफ करते थे, लेकिन आज वही लोग हैं, इस सामान जो हम बनाते हैं अचार पापड़ वो खरीद के खाते हैं। तो मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ कि हम जैसी लेडीजों को उन्होंने इतना मान सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि वाल्मीकि समाज से एक पद्मश्री मिला उनके लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो खुश हुई हूँ, लेकिन हमारे समाज के बाकी के लोग सभी खुश हैं। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एलजी से कहा है कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुलाजमीन को बर्खास्त करने का अमल बंद किया जाए। गुपकार अलायंस में ज़मीनी सतह पर इत्तेहाद की कमी, मिलिटेंसी से राब्ते के इल्ज़ामात की बिना पर मुलाजमीन को बर्खास्त करने और चोर दरवाजे से भर्तियों से मुतालिक सवालात के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एलजी इंतजामिया गलत राह पर है और ऐसे इकदामात से लोग मजीद अलग थलग महसूस करेंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी के साथ स्टेज शेयर करने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बहैसियत एक मेंबर पार्लियामेंट ये उनकी जिम्मेदारी है। हम लोगों को सबको इकट्ठे मिलकर इसका हल निकालना है। अगर हम इसका हल नहीं निकालेंगे तो यहाँ पे बर्बादी ही रहेगी। आप देखिए ये यूथ आया है, ये खुद अपने पाँव पे खड़े हैं, ये चाहते हैं कि इनको एवेन्यूज़ मिले। उन एवेन्यूज़ के लिए हमें तलाशी करनी है। वो अगर हम वो नहीं कर सकेंगे तो ये जो ड्रग्स का यहाँ पे कारोबार शुरू हो गया हमारे यूथ में, ये बढ़ता जाएगा और हमारे लिए बेहद सख्त मुसीबतें आगे आने वाली हैं। परसों बयान आ गया गवर्नर के मुशीर का कि आईसीडीएस के मुलाजमीन को, कई मुलाजमीन को निकाला गया, और अब ये कहा जा रहा है कि वो मुलाजमीन गलत लगाए गए थे और पुरानी सरकार में, खासकर तौर पे आपकी सरकारें ज़्यादा रही हैं। सीधी सी बात है। हमने लोगों को नौकरियां दी कि वो जिंदा रह सके। हमने कोई उसमें ये नहीं कि कोई करप्शन की हो, कि हमने पैसा लिया हो। हमने उस वक्त दरवाज़ा खोला सबके लिए कि किसी ना किसी तरीके से वो बच सकें, मुश्किलों से निकल सकें और गलत कामों में न लगें। और अगर गवर्नर साहब उनको निकाला है, उन्होंने गलत किया है, ये बहुत गलत काम किया है इन्होंने कि उनकी रोजी रोटी छीन ली है। अगर उनकी रोजी रोटी छीन ली, अब उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, वो कैसे बचेंगे? उनकी माँ बीमार है, बाप बीमार है, कैसे उनका इलाज होगा? इनने तो हमसे 50,000 वादा किया था नौकरियां लगाएंगे, कहाँ है वो 50,000 नौकरियां? उसके बजाय नौकरियां लगाने के बजाय लोगों को निकाल रहे हैं जो साल से नौकरियों में लगे हुए हैं। ये गलत है और गवर्नमेंट को इससे बाज रहना चाहिए। अगर यही करते रहेंगे तो मिलिटेंसी को ये दुका नहीं सकेंगे, ये और बढ़ जाएगी और इनके लिए और मुसीबतें पैदा हो जाएगी। सर डिलिमिटेशन की का ड्राफ्ट आ रहा है, आपसे बात देखिए अभी हमसे कोई बात हुई नहीं उनकी कि कब आ रहे हैं, कब बात करना चाहते हैं। कोई भी मुझे ऐसा मसवदा नहीं आया है। आपसे कोई बातचीत नहीं हुई है? नहीं, अभी तक कोई बात ही नहीं हुई है। वो जब आए थे हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये तो प्रिलिमिनरी चीज़ है, क्योंकि नहीं तो मेंबर पार्लियामेंट्स को उसका हिस्सा लेना है, उसमें बैठना है हमने। आप बात कर रहे थे कि यहाँ पे पार्टियाँ खड़ी होती हैं। जनाब कि हम मुसलमान डिवाइड हो जाएं और वो अपना घोड़ा चला सकें। ये उनकी बहुत, ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उनकी हर वक्त रही है और आगे भी रहेगी। हमने इसका मुकाबला करना है कि यूनिटी इज़ द ओनली वे वी कैन डिफीट दीज पीपल। सर पीएजीडी एक यूनिटी ही थी,
लेकिन ऑन ग्राउंड अलग अलग पार्टियां लड़ रहे हैं। हर पार्टी का अपना निज़ाम है, बट हम यूनाइटेड हैं जहाँ तक कि इस रियासत का सवाल है, 370 का सवाल है, 35A का सवाल है, उस पर हम सब यूनाइटेड हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सर कर क्या रहे हैं 370 के बारे में? हम लोग जितना हमने कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट का ही तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक भी कोर्ट की हियरिंग नहीं आ रही है, क्या करें बताइए। हम पत्थर तो नहीं मारते, बंदूक नहीं चलाते, गोले नहीं मारते हैं, हम तो गांधीयन वे से इसको सुलझाना चाहते हैं। अब वो दिल्ली क्या करेगी, उसका उनका काम है। डॉक्टर साहब थोड़ा इतिहाद के बारे में आप बात कर रहे थे कि हमें मिल के लड़ना होगा, आप भी कहते रहे हैं और महबूबा मुफ्ती भी कहती रही हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती एक एक्सट्रीम पे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ किसी भी जगह कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आप एमपी भी हैं और आप नितिन गडकरी के साथ भी मिलते हैं, क्या आपकी बातचीत कोई होती है? देखिए मैं आपसे कहूँगा, एमपी का फ़र्ज़ अलग है, मैंने लोगों के मुश्किलात को आगे ले जाना है, उससे बाहर मैं तो नहीं सकता ना। आखिरकार अगर वज़ीर आए हैं और हमने उनके सामने अपने मुश्किलात रखने हैं, नहीं रखेंगे तो फिर लोग कहेंगे आप काम क्या कर रहे हैं, क्यों एमपी बने हैं आप, वो काम तो ज़रूरी है। महबूबा मुफ्ती का अपना तरीका है, वो अपने तरीके पर चल रही है। ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत के दौरान साफ कहा कि वो एक मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, उन्हें यहाँ की भी बात करनी है, उनको आगे भी बढ़ाना है, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो मरकज़ी सरकार है वो हमेशा से ही मतलब आप समझते हैं कि कांग्रेस के दौर से ही यहाँ पे पार्टियों को उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कश्मीरी मुसलमानों को तकसीम करके यहाँ पे हुकूमत चलाने की बात करती है। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखिए क्रिप्टो की समझ। आदाब। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मिथ, यानी वो बातें जो सच नहीं है। मिथ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी एक ही है। और फैक्ट क्या है? ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिस पर क्रिप्टो बेस्ड है। क्रिप्टो एक डिजिटल एसेट है जो फंक्शन करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। लगभग 10,000 क्रिप्टो करेंसी हैं। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो रियल टाइम में सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और स्टोर करता है। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में ही नहीं, कई एप्लीकेशन के लिए भी किया जाता है, जैसे मेडिकल डेटा, NFT, मॉनिटर, लॉजिस्टिक आदि। मिथ, क्रिप्टो करेंसी सुरक्षित नहीं है। और फैक्ट क्या है? जबकि इसमें स्कैम हुए हैं और क्रिप्टो चोरी होने की कई घटनाएं भी सामने आई है, लेकिन क्रिप्टो होल्डर द्वारा उठाए गए कई कदम, जैसे सेफ वॉलेट, मजबूत पासवर्ड होने से इसे रोकते हैं। कई सरकारें और इंस्टीट्यूशन सिक्योर होने के चलते ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। मिथ, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन एनोनिमस, अनट्रेसेबल है। फैक्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सभी इंफॉर्मेशन जैसे टाइम, लोकेशन जैसी हर चीज को रिकॉर्ड करती है। टेक्नोलॉजी हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती है और टेक्नोलॉजी सभी ट्रांजैक्शन को पारदर्शी और सार्वजनिक बनाती है। किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म की तरह यूजर एनोनिमिटी है, लेकिन ये पूरी तरह नहीं है। यूजर और उनकी डिटेल की पहचान करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने भी इन मिथ को सुना होगा, लेकिन अब आपके सामने फैक्ट भी है। मुझे उम्मीद है क्रिप्टो को लेकर आपके मन में बैठे डर को मिटाने में ये फैक्ट कामयाब रहेंगे। नमस्कार।